हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की जो कहानी हमारे पास है वो हमें सूरत से अर्पिता जी ने भेजी है और उनका कहना है कि ये एक बहुत ही डरावनी घटना है। लेकिन अक्सर लोग इस कहानी को सुनकर सच नहीं मानते, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। और जिस ड्राइवर के साथ ये घटना हुई थी उन्होंने मुझे खुद इस घटना के बारे में बताया था। तो आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, मैं कोई सरकारी बस का ड्राइवर तो नहीं हूँ, लेकिन आज से कुछ साल पहले मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में बस चलाने का काम किया करता था। मैं उस कंपनी में लगभग 12 साल से बस चलाने का काम कर रहा था। लेकिन उन 12 सालों में मुझे बस चलाते हुए कभी भी किसी भी घटना का सामना नहीं करना पड़ा जिससे कि मुझे थोड़ा बहुत भी डर का आभास हो, चाहे फिर वो दिन का समय हो या रात का। लेकिन एक बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके होने के बाद मैंने हमेशा हमेशा के लिए ही बस चलाना छोड़ दिया और फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव में जाकर एक छोटी सी परचून की दुकान लगाने लगा। आज भी कोई जब मुझसे मेरी ड्राइवरी छोड़ने का कारण पूछते हैं और जब मैं उन्हें उस घटना के बारे में बताता हूँ, तो जिस दिन मैं उस घटना का जिक्र किसी से भी कर लेता हूँ तो उस रात मुझे नींद नहीं आती है, बल्कि मुझे वो सभी महसूस होने लगता है जो आज से कई साल पहले उस रात मेरे साथ हुआ था। इसलिए अब मैं उस घटना के बारे में किसी से भी ज़्यादा जिक्र नहीं करता। अगर कोई मुझे मेरी ड्राइवरी के काम छोड़ने के बारे में पूछता भी है तो मैं भले ही उसे कुछ और बहाना मार दूं, पर उससे उस घटना के बारे में जिक्र नहीं करता था। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब मैं उस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था और उस ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैं जिस बस को चलाता था, कंपनी वालों ने उस बस की ड्यूटी एक फैक्ट्री में लगा रखी थी और वहाँ पर मेरा काम था कि मैं उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को उनके घर से लाना और शाम को वापस उन्हें घर पर छोड़ के आना। अब उस फैक्ट्री में मेरी बस के साथ ड्यूटी लगे हुए लगभग 6 महीने का समय हो गया था। शुरू में जब मेरी इस फैक्ट्री में ड्यूटी लगी थी और मुझे ये काम समझाया गया था तो मैं बहुत खुशी खुशी इस काम को करने के लिए तैयार हो गया था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि पूरे दिन बस चलाने से तो अच्छा ही है कि सिर्फ दिन में 2 टाइम लगभग 3-4 घंटे बस चलाना पड़ेगा और पूरे दिन आराम करेंगे और सैलरी भी पूरी मिलेगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा ये लालच मुझे एक दिन ऐसी मुसीबत में फंसा देगा जिसकी वजह से मुझे मेरी ये नौकरी ही छोड़नी पड़ जाएगी। दरअसल अब मैं रोजाना गांव-गांव जाकर उस फैक्ट्री के मजदूरों को लाना और शाम को उन मजदूरों को उनके घर पर छोड़ के आना मेरे लिए एक आम बात हो चुकी थी और मुझे अब लगभग हर मजदूर के घर का एड्रेस भी पता चल चुका था, क्योंकि मुझे उस रूट पर से मजदूरों को लाते हुए लगभग 6 महीने का समय हो चुका था और हर गांव से लगभग 10-12 मजदूर मेरे साथ उस बस में रोजाना आते जाते थे। तो उन्हें रोजाना उनके घर के सामने छोड़ने की वजह से मुझे सभी के घरों के बारे में पता चल चुका था कि किस मजदूर का कौन सा घर है। और रास्ते में आते जाते टाइम उन लोगों से थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी हो जाया करती थी। कुछ मजदूर जिनसे मेरी दोस्ती थोड़ी ज़्यादा हो गई थी वो रोजाना मेरे साथ बस के केबिन में बैठा करते थे और पूरे रास्ते मुझसे गप्पे लड़ाते हुए फैक्ट्री में काम पर जाते थे और शाम को इसी प्रकार गप्पे लड़ाते हुए पूरे दिन फैक्ट्री में क्या क्या काम किया वो ये सब बातें मुझसे शेयर करते हुए अपने घर चले जाते थे। अभी तक सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक दोपहर को मेरे गांव से मुझे एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन मेरे पिताजी का था। उनका फ़ोन आने पर मुझे पता चला कि मेरी दादी चल बसी हैं, यानी कि मेरी दादी का स्वर्गवास हो गया है और मुझे आज ही शाम होने से पहले पहले अपने गांव पहुंचना है। तो इसलिए मैंने तुरंत मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी के ठेकेदार से बात की
और उन्हें जो भी घटना मेरे घर में हुई थी उसके बारे में बताया और तुरंत उनसे छुट्टी लेकर अपने गांव के लिए निकल पड़ा। अब जैसे कि शायद आप लोग जानते होंगे कि अगर घर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो घर के सभी लोग लगभग 15 दिन होने तक उसका शोक मनाते हैं और उस शोक के समय में ना ही कोई काम पर जाता है और ना ही घर में कोई शुभ काम होता है। और इसी वजह से मैं 15 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव आया था। अब मुझे 15 दिन के बाद ही वापस अपने काम पर लौटना था। खैर, जैसे ही 15 दिन समाप्त हुए तो परिवार में सभी लोगों की जिंदगी धीरे धीरे वापस पटरी पर आने लगी थी और अब मैं भी अपने गांव से वापस अपने काम पर लौट चुका था। वापस आने के बाद मैं भी अपने काम पर लग गया। रोजाना मजदूरों को लाता और ठीक शाम होते ही उन्हें वापस उनके घर पर छोड़ आता। अभी मुझे काम पर वापस गए हुए 2-3 दिन का ही समय हुआ था और शायद वापस आने के तीसरे दिन ही वो घटना मेरे साथ हुई थी। दरअसल उस दिन मैं हमेशा की तरह शाम होने के बाद मजदूरों को बस में बैठाकर उन्हें उनके घर पर छोड़ने के लिए निकल पड़ा था। सभी मजदूर फैक्ट्री के अगल बगल के गांव के ही थे, जिनके घरों की दूरी फैक्ट्री से लगभग 20 से 25 किलोमीटर ही थी और इसी 20 से 25 किलोमीटर के आसपास के इलाके से ही कई महिलाएं और कई पुरुष फैक्ट्री में काम करने के लिए आते थे। मेरी बस में भी लगभग 30 पुरुष और 20 के आसपास महिलाएं उस फैक्ट्री में काम करने के लिए आते थे। उस दिन आसपास के 2-4 के गांव में मजदूरों को उतारते ही मेरी बस का एक टायर पंचर हो जाता है और ये देखकर मैं समझ गया था कि आज का दिन तो मेरा खराब होने ही वाला है। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा खराब होने वाला है। मैंने सोचा कि अब टायर को बदलने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगेगा और इन लोगों को छोड़कर वापस आते आते मुझे रात के लगभग 10 से 12 तो बज ही जाएंगे। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। टायर बदलने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए मैंने बस में बैठे कुछ लोगों की मदद से बस का टायर बदलना शुरू किया। अब काफ़ी मशक्क़त के बाद बस का टायर मैंने बदल दिया था। लेकिन जब मैंने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त रात की 8 बज चुके थे। अब बस में बैठे हुए कुछ लोगों ने मुझ पर चिल्लाना भी शुरू कर दिया था कि इतनी रात हो गई है, हमारे घर वाले और हमारे बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, तुम यहाँ से जल्दी चलो। और ख़ास तौर पर तो औरतें सबसे ज़्यादा चिल्ला रही थीं कि भाई साहब आप जल्दी चलो, घर पर हमारे बच्चे अकेले हैं। अब उन लोगों को मैं कैसे समझाता कि उनसे ज़्यादा जल्दी तो मुझे खुद को थी, क्योंकि मुझे पता था कि इनको छोड़कर वापस आते आते मुझे काफ़ी देर हो जाएगी और इतनी रात को इन गांव के सुनसान रास्तों पर सफ़र करना ठीक नहीं होता, क्योंकि मैंने सुना था कि देर रात को इन रास्तों पर लुटेरे कई बार कई घटनाओं को अंजाम देते हैं। खैर, मैंने बस स्टार्ट की और अब सभी लोगों को उनके घर पर छोड़ते हुए मैं बस वापस लाने की तैयारी कर रहा था और अब लगभग बस खाली हो चुकी थी। बस में सिर्फ 2-4 लोग ही बैठे थे और उनका गांव आते ही उनको भी मैंने उतार दिया था। अब मैंने सोचा कि बस में कोई नहीं है और अब सीधा मुझे फैक्ट्री की तरफ ही निकलना है। अब मैं वहां से रवाना होकर वापस अपनी बस को लेकर फैक्ट्री की तरफ आ रहा था। तभी एक पहाड़ी के पास में एक सुनसान रास्ता आता है और अचानक मुझे मेरे पीछे बस में से ही एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है, ए हरिया, आज मुझे नहीं उतारेगा क्या? आज मुझे अपने साथ ले जाने का विचार है क्या तेरा? उस आवाज़ को सुनकर एक पल के लिए तो मैं चौंक गया। मुझे लगा कि बस में से तो सभी लोग उतर चुके हैं, तो फिर ये आवाज़ किसकी है? जब मैंने बस को थोड़ा धीरे करके अपनी गर्दन को घुमाकर बस में पीछे की ओर देखा तो बस में सबसे पीछे लास्ट वाली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी, पर मुझे उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि सभी लोगों के उतरते ही मैंने बस के पीछे की सभी लाइट्स बंद कर दी थी। फिर जैसे ही मैंने बस के पीछे की लाइट चालू की
और जब उसके चेहरे की तरफ नज़र घुमाई तो मैंने उसे देखकर कहा, अरे सुमन, तुम अभी तक बस में क्या कर रही हो? तुम्हें तो तुम्हारे गांव में ही उतर जाना चाहिए था। तब उसने मुझसे कहा, मैं बस में सबसे पीछे बैठी हुई थी और काम की थकन की वजह से मुझे नींद आ गई थी, इसलिए कब मेरा गांव पीछे छूट गया मुझे पता ही नहीं चला। दरअसल सुमन उस फैक्ट्री में काम करने वाली ही एक औरत थी जो रोजाना मेरी ही बस में आती जाती थी, इसलिए मुझे भी उसे देखकर कुछ ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। फिर मैंने उससे कहा, आज मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ और अब तुझे वापस छोड़ने तेरे गांव जाऊँगा तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। और तब मैंने उससे कहा कि तू अपने गांव में से किसी को फ़ोन करके यहाँ बुला ले और फिर उसके साथ चली जाना। लेकिन उस वक्त मैंने उससे ये बात कहने के साथ साथ एक चीज़ को नोटिस किया कि आज उस औरत में कुछ अलग ही तरह का बदलाव था, क्योंकि आज उसका व्यवहार बहुत ही अलग था। नॉर्मली बाकी के दिनों में वो इतना ज़्यादा बोलती ही नहीं थी, और अगर बोलती भी थी तो वो सीधा और सरल भाषा में बात करती थी। लेकिन आज उसकी बातें करने का तरीका कुछ अजीब ही था। तब मैंने फिर से उससे कहा, अरे सुमन, तू सोच क्या रही है? अपने घर पर फ़ोन कर। तब उसने घूरते हुए मुझसे कहा, मतलब तू मुझे मेरे गांव छोड़ने नहीं जाएगा? क्या रे हरिया, तू बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है आजकल। इतना कहकर वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अभी बस धीमी धीमी रफ्तार में चल ही रही थी कि तभी अचानक बस के एक तरफ से जोर की आवाज़ आती है और बस अचानक से एक जगह पर रुक जाती है। जब मैंने बस में बैठे बैठे ही खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बस का आगे का एक टायर फट चुका था, और ये देख कर तो कि आज का तो दिन ही नहीं बल्कि पूरी रात भी खराब होने वाली है। लेकिन इसके साथ ही जब मैंने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा तो वो टायर फटा भी तो ऐसी जगह पर था जहां उस सुनसान रास्ते पर चारों तरफ जंगल और एक तरफ उस काली पहाड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं था। तभी मैं बस में बैठे बैठे ही उस औरत की तरफ बिना देखे ही उससे बोलता हूँ, अरे सुमन, बस का टायर फट गया है। अब तो तुझे तेरे घर वालों को फ़ोन करके यहाँ बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बस तो वापस तेरे गांव तक नहीं जा सकती। और उस औरत से इतना कहकर मैं बस से नीचे उतर जाता हूँ और बस के पीछे की तरफ जाकर बस की डिग्गी में ये चेक करने लगता हूँ कि क्या बस में कोई दूसरा टायर और पड़ा हुआ है जिससे कि मैं फटे हुए टायर की जगह दूसरा लगा सकूं। अभी मैं नीचे होकर बस की डिग्गी में टायर देख ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। और जब अचानक से मैं उसे देखने के लिए पलटा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे वही औरत खड़ी थी जिसका नाम सुमन था और जो बस में बैठी हुई थी। उसे इस तरह मेरे पीछे खड़ा हुआ देखकर एक पल के लिए तो मैं चौंक ही गया था, और उसकी तरफ जब मैंने देखा तो वो एक अजीब तरीके से गुस्से में मुझे घूर रही थी। तभी मैंने उससे कहा, अरे सुमन, तू यहाँ क्या कर रही है? तू जाकर बस में बैठ। इस सुनसान रास्ते पर अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो मैं अपनी जान बचाऊंगा या तेरी? तभी उसने एक अजीब सी आवाज़ में मुझसे कहा, तुम अपनी जान की फिक्र करो हरिया, कि तुम तुम्हारी जान बचा पाओगे या नहीं। अब ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर उस रात के समय को देखते हुए मैंने उसकी बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर मैंने उससे कहा, मुझे टायर बदलने दे और तू जाकर बस में बैठ। और इसके साथ ही मैंने उससे कहा, तुम यहाँ नीचे करने क्या आई हो? तो उसने मुझसे कहा, मैंने सोचा हरिया कि थोड़ी तेरी मदद ही कर देती हूँ। तभी मैंने उससे कहा, ठीक है, वैसे भी ये बस का इतना बड़ा टायर मुझसे अकेले नहीं उठेगा, तो तू इसको उठाने में मेरी थोड़ी मदद कर दे। अभी मैं बस की डिग्गी में पड़े हुए एक एक्स्ट्रा टायर को निकालकर उसकी मदद से उसे उठाकर आगे की तरफ ले जाने लगा। तभी उसने मुझसे कहा, तू छोड़ रे हरिया, तेरे बस की बात नहीं है। और फिर उसके बाद वो औरत अकेले ही उस टायर को उठाकर बस के आगे की तरफ ले जाती है, और उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा चौंक जाता हूँ। मैं इसलिए नहीं चौंकता हूँ कि वो उस टायर को
बस के आगे की तरफ उठाकर ले गई। बल्कि मेरी चौंकने की वजह यह थी कि वो उस टायर को इतनी आसानी से ऐसे उठाकर ले जा रही थी जैसे कोई पानी की बाल्टी को उठाकर ले जाता है। तभी मैंने उससे कहा, सुमन, ऐसा क्या खाती पीती हो जो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है? जिस टायर को दो इंसान मिलकर भी नहीं उठा सकते थे, उसे तुमने अकेले ही उठा लिया। तभी उसने मुझे घूरते हुए कहा, मैं तो खून पीती हूँ, तू भी पिएगा क्या खून? मुझे लगा कि यह घर पहुंचने में लेट हो गई है और गुस्से में है, इसी वजह से मुझसे ऐसी आड़ी टेढ़ी बात कर रही है। इसके बाद मैं बस के नीचे जैक लगाकर बस का टायर बदलने लगता हूँ। अभी मैं बस के नीचे लेटकर उसके नीचे घुसा हुआ ही था और टायर बदल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे यह एहसास होता है कि जैसे किसी ने मेरे पैरों को बहुत जोर से पकड़ रखा है। इसके बाद मैंने बस के नीचे से निकलना चाहा, लेकिन मैं चाहते हुए भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि किसी ने मेरे पैरों को इतनी जोर से जकड़ रखा था कि मैं उन्हें हिला भी नहीं पा रहा था। तभी मैं जोर जोर से उस औरत को आवाज लगाता हूँ, अरे सुमन, कहाँ हो तुम? देखो, किसी ने मेरे पैरों को पकड़ रखा है, तुम यहाँ आओ और मेरी यहाँ से निकलने में मदद करो। तभी बस के नीचे लेटे लेटे ही मुझे मेरे बाएं साइड के कान में किसी की फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती है। क्या हुआ आर्या, तू तो डर गया? और जब मैंने जिस कान से मुझे ये आवाज़ सुनाई दी थी उधर मैंने गर्दन घुमाई तो उस तरफ देखते ही मुझे एक जोर का झटका सा लगा, क्योंकि उस बस के नीचे मेरे बगल में और कोई नहीं बल्कि वो औरत सुमन ही लेटी हुई थी। लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ देखता हूँ, मेरी और उसकी नज़रें मिलती हैं, तो उसके बाद वो मेरी मदद करने की बजाय जोर जोर से हंसने लगती है। अब रात के समय घने अंधेरे में एक सुनसान रास्ते पर अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस वक्त इंसान की क्या हालत हो सकती है, और वो भी तब जब आप एक बस के नीचे अंधेरे में मोबाइल की रोशनी की मदद से लेटे हुए हों और इसके साथ ही किसी ने आपके पैरों को भी बुरी तरह से पकड़ रखा हो। तो ऐसे टाइम पर इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि वो अब क्या करे। अब उसके हंसने के साथ साथ ही उसका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ने लगा था और देखते ही देखते उसका चेहरा किसी हैवान के जैसा हो गया था। और इसके बाद उसने अपने लंबे लंबे नाखून वाले हाथ से मेरे मुंह पर एक झपट्टा मारा और मेरे मुंह को पूरी तरीके से नोच लिया, जिसकी वजह से मेरे चेहरे से खून निकलने लगा और अब मेरे खून की बूंदें उसके नाखूनों पर लग चुकी थी, जिसे चाटते हुए उसने कहा, स्वाद तो अच्छा है। और इतना कहकर वो बस के नीचे से इस तरह निकल कर जा रही थी जैसे कोई मकड़ी चलकर जाती है। ठीक उसी तरह चलकर वो औरत जा रही थी। अब ये सब देखकर मुझे समझ आ चुका था कि ये सुमन नहीं बल्कि कोई भूत प्रेत पिशाच या फिर कोई छलावा है, जिसने सुमन का रूप लेकर आज मुझे यहाँ फंसा दिया है। अब उसके द्वारा नाखूनों से खरोंचे गए मेरे चेहरे के घाव में एक अजीब तरह की जलन सी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन घावों पर कोई मिर्ची लगा रहा हो। अभी भी लगातार मैं उस बस के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक से वो बस के नीचे लगा हुआ जैक हट जाता है और वो बस एक साइड से पूरी की पूरी मेरे ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से मेरे मुंह से एक जोर की चीख निकलती है और उसके बाद शायद मैं बेहोश हो जाता हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुलती है तो मैं अस्पताल के एक बेड पर पड़ा हुआ था और मेरी आंखों के अलावा मेरे पूरे चेहरे पर पट्टियाँ बंधी हुई थीं और चेहरे के साथ साथ ही मेरे दोनों हाथों और पैरों पर भी पट्टियाँ बंधी हुई थीं। उस वक्त मुझे मेरे कमरे में सिर्फ एक नर्स दिखाई दे रही थी, लेकिन तब मैं अपने मुंह से कुछ भी बोल नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे मुंह में नलकियां लगी हुई थीं। नर्स ने डॉक्टर को बुलाया। फिर कुछ देर बाद ही मेरे घर वाले भी वहां पर पहुंचे।
अस्पताल से लगभग 2 महीने बाद ठीक होने पर मुझे मेरे घर ले जाया जाता है। फिर जब घर वालों को मेरी स्थिति थोड़ी ठीक लगती है तो वो मुझसे पूछते हैं कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। पूछना तो मुझे भी घर वालों से बहुत कुछ था, लेकिन पहले मैं उनको मेरे साथ हुई सारी घटना बताता हूँ। उसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि आखिर उस दिन मेरी जान कैसे बची। तब मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि जब तुम बस के नीचे दबकर तड़प रहे थे तो उस रास्ते से कुछ ही दूरी पर लोगों का एक संग वहां से गुजर रहा था, जो कि पैदल यात्रा करके भजन गीत गाते हुए उस काली पहाड़ी के ऊपर बने हुए मंदिर में जा रहे थे। वहां लोग काफी दूर से उस संग को लेकर माता की आराधना में उस काली पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में तुम बस के नीचे दबे हुए तड़पते दिखे और उन लोगों ने ही तुम्हें अस्पताल तक पहुंचाया। और तुम्हारी जेब से मिले हुए कागजातों में मिली जानकारी की वजह से अस्पताल वालों ने हम घर वालों तक तुम्हारी जानकारी पहुंचाई। अगर उस दिन वो संघ के लोग थोड़ी देर भी ना आते तो उस दिन तुम्हारी जान जा चुकी थी। जब तुम्हें अस्पताल में लाया गया तब भी तुम लगभग मर ही चुके थे। वो तो माता रानी का आशीर्वाद और डॉक्टरों की मेहनत थी जो तुम्हारी जान बच गई, वरना तुम्हारी हालत तो इतनी गंभीर थी कि तुम्हारे बचने की कोई चांस नहीं थे। और इसी वजह से तुम पिछले 4 महीने से कोमा में थे। अब ये सुनकर मुझे एक पल के लिए झटका सा लगा कि मैं पिछले 4 महीने से अस्पताल के उसी बेड पर मरी हुई अवस्था में पड़ा हुआ था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभी अभी कल रात को ही ये सब मेरे साथ घटा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस वाक़ये को हुए 4 महीने बीत चुके हैं। लेकिन फिर बाद में घर वालों ने जब फैक्ट्री मालिक से और उस गांव के आसपास के लोगों से पता किया तो हमें पता चला कि जब मेरी दादी का स्वर्गवास हो गया था और मैं 15 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था, इसी दौरान वो जो सुमन नाम की औरत थी जो उस फैक्ट्री में काम करने के लिए हमेशा मेरी बस में आती जाती थी, उसकी किसी बीमारी से मौत हो चुकी थी। फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि आखिर वो सुमन नहीं थी तो फिर कौन थी। तब घर वालों ने आसपास के गांव वालों से पता किया तो पता चला कि उस रास्ते पर एक छलावा है जो देर रात आने जाने वालों को रूप बदलकर रास्ता भटकाता है। और वो उन लोगों को एक झटके में नहीं मारता, बल्कि उन्हें तड़पा तड़पा कर मारता है। जितना तड़पा तड़पा कर वो इंसान को मारता है उतना ही ज़्यादा उसको मज़ा आता है। इससे पहले भी रास्ते पर कई ऐसे हादसे हो चुके थे, पर कोई भी उन हादसों में जिंदा नहीं बचा। मैं पहला ऐसा इंसान था जो उस हादसे में जिंदा बचा था, और वो भी शायद उस माता रानी के आशीर्वाद की वजह से। अगर उस दिन वो संघ के लोग वहाँ पर नहीं आते तो शायद आज ये कहानी सुनाने के लिए मैं जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।